बहुजन क्रांति मोर्चा के इस परिवर्तन महारैली की अध्यक्षता कर रहे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा एवं के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, अन्य सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे साथियों, इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के पास हजारों समस्याएं हैं, मगर वो जो हजारों समस्याएं हैं, उन हजारों समस्याओं में जो पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पिछड़े वर्ग को अपना इतिहास पता नहीं है, पिछड़े वर्ग को अपनी विरासत पता नहीं है, पिछड़े वर्ग को अपने पुरखों का आंदोलन पता नहीं है, पिछड़े वर्ग को अपने महापुरुषों के बारे में भी पता नहीं है। और जब ये सारी चीजें पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, मगर हमें क्या पढ़ना है, ये जो तय करने का अधिकार है, ये आज भी ब्राह्मणों के पास में है। और ब्राह्मणों ने हमारे महापुरुषों को दबाने का काम किया है, ब्राह्मणों ने हमारे महापुरुषों को दबाने का काम किया है। जब हमारे लोगों को हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारा आंदोलन नहीं पता है, तो ब्राह्मणों ने हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अरे भाई तुम तो बैकवर्ड लोग हो और बैकवर्डों में कोई लायक आदमी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों को जो हमारे पुरखे थे वही लायक थे, तो हमारे पुरखों को ही अपना महापुरुष, अपना मसीहा मानना चाहिए। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या किया? गांधी को अपना नेता माना, नेहरू को अपना नेता माना, तिलक को अपना नेता माना, जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया, सत्यानाशियों को अपना नेता माना। मगर इस देश में जब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे, 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू किया। ज्योतिबा फूले के बारे में हमारे लोग नहीं जानते। इस देश में छत्रपति साहू महाराज ने हम लोगों के आजादी के लिए आंदोलन चलाया, छत्रपति साहू महाराज के बारे में हमारे लोग नहीं जानते। पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में नहीं जानते। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणों ने कहा, ये तुम्हारे नेता नहीं है, ये तो चमारों के नेता हैं। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का काम नहीं किया, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ने का काम नहीं किया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ने का काम नहीं किया, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा को पढ़ने का काम नहीं किया, पेरियार ललई यादव को पढ़ने का काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि इनका जितना साहित्य था, तो ब्राह्मणों ने कहा ये दलित साहित्य है। ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, दलित नहीं थे, मगर ब्राह्मणों ने उनके साहित्य को नाम दिया दलित साहित्य। छत्रपति साहू महाराज ओबीसी थे, दलित नहीं थे, मगर ब्राह्मणों ने उनके साहित्य को नाम दिया दलित साहित्य। पेरियार रामास्वामी नायकर के साहित्य को नाम दिया दलित साहित्य। हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष थे, उन सारे महापुरुषों के साहित्य को दलित साहित्य कहा, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ ना सके। और जब पिछड़े वर्ग के लोग नहीं पढ़ेंगे, तो पिछड़े वर्ग को दोस्त और दुश्मन की समझ नहीं होगी। पिछड़े वर्ग को अगर, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है कि जिस दिन पिछड़े वर्ग को फूले साहू अम्बेडकर पेरियार समझ में आ जाएंगे, उस दिन ये ब्राह्मणों की गुलामी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं करेंगे। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के साहित्य से दूर रखा गया। साथियों, अब ये समय आ गया। मैं पिछड़े वर्ग के साथियों को कहना चाहता हूं, बहुत हो गया। हम इस देश में 52% हैं, मगर जो हमारे 52% लोग हैं, उनके दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उनके दिमाग पर ब्राह्मण सवार हुआ है। अब ब्राह्मणों को थोड़ा नीचे उतारो। और अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, हम डिसाइड नहीं किए, तो हम पत्थर बने रहे। जैसे पत्थर को उठाया जाता है, किसी के ऊपर फेंक दिया जाता है, वैसे ही ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को उठाया। पिछड़े वर्ग को उठाया, कभी शेड्यूल कास्ट के ऊपर फेंका, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का झगड़ा लग गया। फिर पिछड़े वर्ग को उठाया, मुसलमानों के ऊपर फेंका, तो मुसलमानों का और पिछड़े वर्ग का झगड़ा लग गया। मलाई काटने को ब्राह्मण को मिली और पिछड़े वर्ग के लोग भूखे नंगे रह गए। साथियों, तय करने का समय आ गया है। हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमें लड़ाई किससे लड़नी है, हमारी लड़ाई किससे है, ये तय करने का समय आ गया है। इसके लिए ज्योतिबा फूले को
पढ़ना होगा। ज्योतिबा फुले कहते थे तुम्हारे दुश्मन ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने तुमको पहले गुलाम बनाया, इसलिए अंग्रेजों की गुलामी से बाद में आजाद हो जाना, पहले ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। और ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी का आंदोलन ज्योतिबा फुले ने शुरू किया, क्योंकि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। बहुत सारे यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया को ये भरोसा नहीं है, ये एहसास नहीं है, ये विश्वास नहीं है कि ब्राह्मणों ने उनको शूद्र बनाया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। साथियों, इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जब मिलते हैं तो कोई कोई पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं हमें क्षत्रिय बनाया, कोई कोई पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं हमें वैश्य बनाया। जब तक इस भ्रम से पिछड़ा वर्ग बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, ये तय नहीं कर सकता। तो इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना होगा। एडवोकेट जे.एन. वर्मा थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे। उन्होंने किताब लिखी, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा वर्ग, क्या ब्राह्मण है, क्या क्षत्रिय है, क्या वैश्य है, या फिर शूद्र है। सारे धर्म ग्रंथों का प्रमाण लेकर एडवोकेट जे.एन. वर्मा साहब ने यह साबित किया कि यह पिछड़े वर्ग को ही ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। मैं प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। हमको पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा, पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा हम शूद्र नहीं है। हमने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा अच्छा ये बताओ कि शूद्रों का क्या काम था, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा शूद्रों का काम सेवा करना था। हमने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। आप कहते हो चमार जाति के लोग शूद्र हैं, तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। एक चमार जाति के नौजवान लड़के को लेते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं और उसको नए कपड़े पहनाते हैं और उसको लेकर पंडित जी के पास चलते हैं और पंडित जी को कहते हैं पंडित जी ये चमार बिरादरी के हैं, मगर आज ही नहाए हुए हैं, आज ही नए कपड़े पहने हुए हैं और जिस गिलास में पानी लेकर आए हैं वो गिलास भी बिल्कुल नया है। आपके धर्म शास्त्रों ने इन्हें शूद्र बनाया था और सेवा करने का आदेश दिया था, इसलिए पुरोहित जी इनकी सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई है। ये आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप इनका दिया हुआ एक गिलास पानी ग्रहण करो। मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछा क्या पिएगा गांव का पुरोहित? पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कैसे पिएगा, वो तो अछूत है, अछूत के हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पिएगा। हमने कहा सिद्ध हो गया, जो छू नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए छूने की जरूरत होती है। और सेवा कौन करता था? जब ब्राह्मण को दूध दही घी की जरूरत होती थी यादव जी देते थे, जब अनाज की जरूरत होती थी कुर्मी जी देते थे, सब्जी की जरूरत होती थी मौर्या जी देते थे, दाढ़ी बाल बनाने की जरूरत होती थी नाई बिरादरी के लोग बनाते थे, बर्तन देने की जरूरत होती थी प्रजापति लोग देते थे, पानी भरने का काम कहार बिरादरी के लोग करते थे। ऐसे बहुत सारी बिरादरियां बनाई पिछड़े वर्ग के लोगों में, जिन्हें ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। और मनुस्मृति ब्राह्मणों ने किसके विरोध में लिखी? तो मनुस्मृति ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को भ्रम है ये शेड्यूल कास्ट के विरोध में लिखी। अभी भी भ्रम में जी रहे हो, शेड्यूल कास्ट के विरोध में नहीं, ओबीसी के विरोध में मनुस्मृति लिखी गई। शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया गया। जो गांव के दक्षिण दिशा में चला गया, जो छू ही नहीं सकता, वो ब्राह्मण के मोहल्ले में नहीं आता। ब्राह्मण के मोहल्ले में कौन जा रहा था? यादव जी जब दूध लेकर जाते थे, मान लो ब्राह्मण वेद पढ़ रहा हो और यादव जी दूध लेकर पहुंच गए, तो यादव जी के कान में वेद का शब्द पड़ जाएगा। तो मनुस्मृति में लिखा अगर शूद्र के कान में वेद का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। यादव जी गए हैं, रखा हुआ है वेद, यादव जी ने देख लिया आंख से, लिखा अगर आंख से देख ले आंख में सुज्जा डाल देना चाहिए, अगर उच्चारण कर ले जीभ काट लेनी चाहिए। ये जो मनुस्मृति लिखी ये पिछड़े वर्ग के विरोध में लिखी। आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य को कहते हैं गुरुजी हमें भी धनुर्विद्या सीखना है। द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं। जैसे पता चलता है एकलव्य पिछड़े वर्ग का है, द्रोणाचार्य उसे विद्या देने से मना कर देते हैं। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते हैं, स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से
एकलव्य को वो विद्या आने लगती है जो विद्या द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। द्रोणाचार्य को पता चल गया इस मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हो गया, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य इस समाज में पैदा हो गए तो जो हमने इनको गुलाम बनाकर रखा है, हम इनको गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। ये आजाद हो जाएंगे, इन्हें आजाद नहीं होना चाहिए। इसलिए छल किया, कपट किया और छल कपट से एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, लिखा दक्षिणा में दे दिया। ऐसा लिखा है मगर ये सही नहीं है, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता था कि दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दे। निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने अंगूठा कटवा लिया। तब अंगूठा काटते थे, आज भी काट रहे हैं। तब काटते थे, आज भी काट रहे हैं। आज महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। वो द्रोणाचार्य क्या करते हैं? एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे थ्योरी में टॉप कर जाते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल में नंबर देने का समय आता है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों को सबसे कम नंबर देने का काम किया जाता है। और जो भारत की सरकार है, जो भारत की गवर्नमेंट है, वो गेम टीचर को जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो कौन सा पुरस्कार देती है? द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों देती है? इसलिए देती है जो काम द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया, वही काम तुम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के साथ करो। साथियों, जागना होगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को जागना होगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा। जिस तिलक को पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, उस तिलक ने 1918 में जब भास्कर राव जाधव ने विधिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी के लिए मांग किया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली तमोली और कुर्मियों को संसद में जाकर क्या करना है। जिसे आप अपना नेता मानते हो, वो तो तुम्हें रोकना चाहते थे, तुम्हें जाना नहीं देना चाहते थे। तिलक की आजादी तुम्हारी आजादी नहीं थी। पिछड़े वर्ग के लोग गांधी को अपना नेता मानते हैं। गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। ब्राह्मणों ने साहू महाराज की हत्या कर दिया और बाबा साहब अकेले पड़ गए, तो पिछड़े वर्ग को बहकाने का अवसर ब्राह्मणों को मिल गया। और गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा कि ये जो अम्बेडकर हैं, ये तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तो देश की लड़ाई लड़ रहा हूं। देश आजाद होने दो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। मगर साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, सब अपने हिस्से की बात कर रहे थे, मगर गांधी ने पिछड़े वर्ग का समर्थन लिया, मगर पिछड़े वर्ग का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, एक भी पिछड़े वर्ग को टिकट देने का काम मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं किया। और इतना ही नहीं, अपनी जवानी जिंदगी लगाकर गांधी को मजबूत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका आया और पूरा समर्थन उनके पीछे था, पूरा समर्थन होने के बावजूद भी मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगाकर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सरदार पटेल के साथ में धोखा किया। जिंदा सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। और अभी सरदार पटेल नहीं है, अभी बीजेपी वाले 2014 में आए, हमारे घर घर गए, बोले सरदार पटेल की मूर्ति लगानी है। हमारे लोगों ने कोई कुल्हाड़ी दे दिया, हमारे लोगों ने कोई फावड़ा दे दिया, हमारे लोगों ने कोई और कुछ दे दिया। घर घर लोहा इकट्ठा किया और घर घर लोहा इकट्ठा करने के बाद धोखेबाजी करने का काम किया। साथियों, आपको सतर्क होना होगा। जिस जवाहरलाल नेहरू को आप अपना नेता मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयास करके, बहुत लड़ाई लड़ करके, नेहरू के साथ लड़ाई लड़के कालेलकर कमीशन का गठन कराया था। मगर जब कालेलकर कमीशन का गठन हुआ तो क्या हुआ? नेहरू ने उसे कचड़े के डब्बे में डालने का काम कर दिया। तो साथियों, ये जो जिनको आप नेता मानते हो, वो हमारे वास्तविक नेता नहीं है। उन्होंने हमारे साथ में अन्याय किया। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को पढ़ना होगा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, गुजरात में आजकल ब्राह्मण लोग वामन मेश्राम के साहब के विरोध में बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेश्राम साहब की बुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। मैं ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं, मेश्राम साहब की बुद्धि हमेशा शुद्ध थी। तुम ब्राह्मण लोग अपनी बुद्धि शुद्ध करो, नहीं तो अभी पिछड़ा वर्ग जग गया है। अभी पिछड़ा वर्ग मेश्राम साहब को तलवार भी भेंट कर रहा है, जमीन भी भेंट कर रहा है, पैसा भी भेंट कर रहा है और साथ में मिलकर लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी ये पिछड़ा वर्ग तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं है। इसका टेस्ट भी हो गया। 2 बार
बार बंद ब्राह्मणों ने किया, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिला। तो मैं ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं, तुम अपना बुद्धि शुद्धि कर लो। अगर तुम अपना बुद्धि शुद्धि नहीं करोगे, तुम अगर अपना बुद्धि शुद्धि नहीं करोगे, तो ये ओबीसी, एससी और एसटी और माइनॉरिटी के ये जो चार भाई हैं, ये चारों तरफ खड़े होंगे। तुम्हें भागने के लिए भी इस देश में, इस देश से भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लो। ये ब्राह्मण जल्दी से कर ले तो उनके हित में होगा। आखिरी बात साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये जो इस देश में ब्राह्मण है वो 3.5% है, मगर 3.5% का जो ब्राह्मण है वो हमको आपस में लड़ाता रहता है। ब्राह्मण जब यादव के घर में जाता है तो पटेल के विरोध में भड़काता है, और जब पटेल के घर में आता है तो यादव के विरोध में भड़काता है। जब मौर्य के घर में आता है तो यादव पटेल दोनों के विरोध में भड़काता है, और जब निषाद के घर में आता है तो यादव पटेल मौर्य तीनों के विरोध में भड़काता है। वही ब्राह्मण जब शेड्यूल कास्ट के घर में जाता है, चमार बिरादरी के घर में जाता है, कहता देखो जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। तो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग पूछते हैं पंडित जी क्या बदल गया? तो ब्राह्मण कहता है देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम चमार हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे बर्तन में खाना खाते हैं, तुम्हारे चारपाई पर बैठते हैं। तुम जब हमारे घर आते हो तुम्हें भी अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपनी चारपाई पर बिठाते हैं। इतना ही नहीं है, अगर तुम्हारे में कोई आईएएस अधिकारी हो जाए, कोई पीसीएस अधिकारी हो जाए, बड़ा नेता अभिनेता हो जाए, तो हम अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम चमार लोगों के साथ लगा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। लेकिन ये ओबीसी के लोगों को देख रहे हो, यादव जी को, पटेल जी को, मौर्य जी को, निषाद जी को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते। मैं ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया, ब्राह्मणों ने ही बनाया, और ब्राह्मण ही झगड़ा लगाने का काम करते हैं। वही ब्राह्मण वाल्मीकि खटिक के घर में जाते हैं तो चमार बिरादरी के विरोध में उन्हें भड़काने का काम करते हैं। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाएं तो फिर ब्राह्मण क्या कहता है? फिर ब्राह्मण कहता है अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमारा आदमी कहता हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखना चाहिए? वो कहता कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारा आदमी कहता कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखना चाहिए? वो कहता अरे एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमारा आदमी पूछता पंडित जी क्या ये सही बात है? तो ब्राह्मण कहता है ये 200% सही बात है, और वो दिन दूर नहीं है जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और तुम सारे हिंदू गुलाम हो जाओगे। तो ये ब्राह्मण जब मुसलमानों के विरोध में वोट लेना होता है, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाता है, और 3.5% का ब्राह्मण जो गांव का पंच जीतने लायक नहीं है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पर कब्जा करता है। इसलिए हम लोगों को जागने की जरूरत है। एक दूसरे को दुश्मन बताता है, लड़ाता है, इसलिए हमें तय करना होगा अभी सबका दुश्मन कौन है, ये तय करना होगा। क्योंकि इस देश सबका मालिक एक है, ये हमें पता है, मगर इस देश में अगर सबकी स्थिति खराब है तो सबका दुश्मन भी एक है। वो दुश्मन कौन है ये तय करना होगा। इस देश में शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का कोटा पूरा नहीं हुआ, एमबीसी को कुछ नहीं मिला। माइनॉरिटी के लोग जो गुलाम भारत में 33% प्रशासन में थे, अभी उनकी स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति से भी बदतर हो गई। इतनी खराब स्थिति हो गई, इस देश में क्षत्रियों को उनकी संख्या के अनुपात में नहीं मिला, वैश्यों को उनकी संख्या के अनुपात में नहीं मिला। अगर किसी को सबकी संख्या के अनुपात में नहीं मिला तो इस देश में ब्राह्मणों ने सबका हिस्सा खाया। इस देश की विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा है, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा है, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा है, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मण का कब्जा है, लोकतंत्र के सभी संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर लोकतंत्र के सभी संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इसका मतलब एक है, इस देश में सबका दुश्मन भी एक है, और वो दुश्मन है ब्राह्मण, जिन्होंने इस देश पर सबके हक हिस्से को डकार कर रखा हुआ है। इसलिए अलग अलग लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे हमारे जानवर जब तालाब में जाते हैं उनको जोंक पकड़ लेती है, वैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को ये ब्राह्मण चिपक गया है, सारा खून चूस रहा है। जैसे जोंक भैंस का खून चूसता है, वैसे ये ब्राह्मण हमारा खून
खून चूस रहा है। जब हम जोंक से भैंस को अलग करते हैं, भैंस से जोंक को अलग करते हैं, नमक डालते हैं और सारा खून उगलवा लेते हैं। अभी समय आ गया है, ब्राह्मणों ने जितना खून चूसा है वो सारा उगलवाने की जरूरत है। और वो उगलवाने के लिए क्या करना होगा? फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा का नमक डालना होगा। ये नमक डालोगे, ये नमक डालते ही वो सारा खून उगलेगा और जितना उगलेगा उतना कमजोर होगा। ये लड़ाई आपको लड़ना होगा। ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं हो सकती। अकेले अकेले लड़ोगे, जैसे पीटे जा रहे हो वैसे पीटे जाओगे। अगर ये लड़ाई लड़ना है, इस देश में अगर इंसाफ कायम करना है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सबको मिलकर इस देश पर जो ब्राह्मणों ने नाइंसाफी का निजाम कायम किया हुआ है, उस निजाम को ध्वस्त करना होगा। और उस निजाम को ध्वस्त करके इस देश में जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ कायम करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।